नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि सारी रियासत तेलंगाना में घर घर जो जामे सर्वे है वो बड़ी तेज़ी से किया जा रहा है। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि तकरीबन 84,000 असातिज़ा को इस काम के लिए मुतय्यन किया गया है और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही ये काम पाए तकमील को पहुंच जाएगा। लेकिन आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि ये 26 नवंबर तक इसका सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन जहाँ तक घर घर सर्वे का सवाल है तो इसमें आपको बता दूं कि ये ज़ात पात पर मबनी सर्वे है या मर्दमशुमारी है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मरकज़ी हुकूमत यानी मोदी की बीजेपी हुकूमत इसकी मुखालिफत कर रही है। लेकिन आपने देखा कि किस तरह बिहार में ज़ात पात पर मबनी सर्वे हुआ। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि रियासत तेलंगाना को वो इस ज़िमन में एक मिसाली रियासत बनाने के ख्वाह हैं और उनकी हिदायत पर ही ये काम हो रहा है। तो बहरहाल सर्वे का आगाज़ आपने देखा कि 6 तारीख से यानी कल से हो चुका है। और अगर आपके घर पे इस तरह के शुमार कुनिंदगान पहुंचते हैं तो वो का आपसे तकरीबन 75 सवालात करेंगे और जिसमें सबसे अहम सवाल आपकी मादरी ज़बान से मुतालिक होगा और आपकी ज़ात से मुतालिक होगा, यानी आप किस ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं उस बारे में होगा। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि अगर आपके पास ये लोग आते हैं तो आपको ये बताना होगा कि अगर आप शेख हैं यानी आपका नाम मोहम्मद से शुरू होता है या शेख से शुरू होता है तो आपको BCE अपना यानी ज़ुमरे में ख़ुद को शामिल करवाना होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि आज रियासत तेलंगाना में हो या आंध्र प्रदेश में हो 4% तहफ़्फ़ुज़ात तालीमी शोबे में और रोज़गार के शोबे में फ़राहम किए जा रहे हैं ऐसे मुसलमानों को, ऐसे अक़लियतों को जो BCE से ताल्लुक़ रखते हैं यानी इकनॉमिकली बैकवर्ड क्लास होते हैं। माशी तौर पर उनका जो पस मंज़र है वो ज़्यादा ठीक नहीं होता। तो बहरहाल आप ये लिखा है कि हम BCE से ताल्लुक़ रखते हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि 4% तहफ़्फ़ुज़ात के समरात के नतीजे में कहा जाता है कि लाखों की तादाद में मुस्लिम और माइनॉरिटी जो बच्चे हैं उनको फ़ायदा पहुंचा है। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी हुकूमत इन तहफ़्फ़ुज़ात को ये कहते हुए बर्खास्त करना चाहती है कि ये मज़हब की बुनियाद पर दिए गए हैं, जबकि ऐसे कई बेवकूफ़ हैं उन्हें यह पता नहीं है कि मज़हब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दिए जाते बल्कि उनकी ज़ात की बुनियाद पर, उनकी गुर्बत की बुनियाद पर, उनकी पसमानदगी की बुनियाद पर ये तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाते हैं। लेकिन जहाँ पर तासुब होता है, जहाँ पर तासिब जानिबदारी होती है, जहाँ पर आप देखेंगे कि फ़िरका परस्तियों की दरिंदगी होती है, वो मज़हब को निशाना बनाकर इस तरह की बातें करते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो बार बार ये चीख रहे थे, ये चिल्ला रहे थे कि हम अगर इक़्तिदार में आते हैं आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में तो फिर मुसलमानों को जो तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा रहे हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। याद रखिए, ये सर्वे आपके लिए बहुत ही मामिन साबित होने वाला है, मददगार साबित होने वाला है और उन लोगों के चेहरों पर एक ज़ोरदार तमांचा साबित होने वाला है जो मुसलमानों को दिए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करना चाहते हैं। तो हम चलते हैं सिद्दीक साहब से और पूछते हैं कि रियासत में जो सर्वे का काम है वो कैसा चल रहा है। साहब, ये कल ही इसकी शुरुआत हुई है और ये बेहतरीन एक गोल्डन चांस है खासतौर पर मुस्लिम्स के लिए। जी जी, क्योंकि इसमें रिजर्वेशन के लिए चांसेस बहुत है और आगे चल के हो सकता ये सर्वे जो नेशनल जो सेंसस होगा उसमें जो है ना उसका हिस्सा बन जाए। 2026 को होने वाला है, का होगा तो उसका हिस्सा बन जाए तो उसमें जो है ना हमारे ख़ास तौर पर जो मज़हब है, मादरी ज़बान है, सारी डिटेल्स और क्या ज़ात है, BCE वगैरह है तो वो दर्ज कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे रिजर्वेशन आपको मिलने वाले हैं। और आपका काम है पूरी तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखें ताकि वो अगर पूछे तो आप बताएं प्रूफ के तौर पे, यानी पूरा सेट बना के रखें और उनसे कोऑपरेट करिए पूरे तरीके से और बहुत ही जो है ना उनसे अच्छे तरीके से बात करके आप सारी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन अगर बाहर भी हैं, कोई सऊदी अरब में भी है, उनका इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल रहता है, पासपोर्ट अवेलेबल रहता है, आधार है, वो तमाम इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि जो वहाँ पे मौजूद है उनकी गैर मौजूदगी में भी उनका नाम उसमें दर्ज हो सके। और वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक घर घर सर्वे का सवाल है तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि किस तरह बीजेपी हुकूमत NRC के नाम पर या फिर CAA यानी शहरियत तरमीमी क़ानून के नाम पर एक अजीब व गरीब किस्म की यानी कैफियत पैदा कर रही है, बेचैनी पैदा कर रही है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि शहरियत तरमीमी क़ानून जिस तरह मंजूर किया गया है वो सरासर मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के मगायर है, जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, सेकुलरिज़म के ख़िलाफ़ है, हिंदुस्तान
ہندوستان کے جو انڈیننس کہا جاتا ہے، ہندوستانیت، اس کے خلاف ہے، کیونکہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں پر مذہب کی بنیاد پر کوئی قانون نہیں بنایا جانا چاہیے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح شہریت ترمیمی قانون پاس کیا گیا، بنایا گیا، اور اس میں مسلمانوں کو شامل نہیں کیا گیا۔ اگر مسلمانوں کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا ہے، بدھسٹوں کو شامل کیا جاتا ہے، سکھوں کو، اور آپ دیکھیں گے کہ عیسائیوں کو شامل کیا جاتا ہے، ہندوؤں کو شامل کیا جاتا ہے اور جین کو شامل کیا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، اور ہم بباغ دہل کہہ سکتے ہیں، کہ مودی حکومت مسلمانوں سے تعصب برت رہی ہے اور جانبداری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ تو آپ قانون اگر بناتے ہیں تو اگر دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو شامل کرتے ہیں تو مسلمانوں کو بھی، جو ہندوستان کی دوسری بڑی اکثریت ہے، اسے کیوں شامل نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مسلمانوں سے بہت بغض ہے، آپ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، مسلمانوں سے آپ کو شاید تکلیف ہوئی ہوگی کسی مسلمان سے، جس کے نتیجے میں آپ اقتدار کے لیے، اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اور آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں ببانگ دہل کر رہا ہوں، اور کسی سے ڈر کے نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میں ایک ہندوستانی ہوں، اور ہندوستانی ہونے کے ناطے، ایک صحافی ہونے کے ناطے یہ میرا حق ہے کہ آئینہ دکھانا یہ حکمرانوں کو، کیونکہ اگر حکمران غلط فیصلے کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عدالت سے وہ بچ جائیں گے، لیکن عوامی جو عدالت ہوتی ہے وہ اس سے نہیں بچ سکتے۔ جی، شہریت ترمیمی جو بل ہے سراسر یہ مذہب کی بنیاد پہ ہے اور یہ غلط ہے، کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ بھی ہے اور اس کو ایزیلی چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اور جب آپ بات کر رہے ہیں اقلیتوں کی وہاں پہ، تو پھر بعض چنندہ کنٹریز کو شامل کیوں کیا گیا اور بعض کو نہیں کیا گیا؟ آپ کے پڑوس میں جو ہے نا، اب جیسا کہ جو ہے نا شری لنکا ہے، نیپال ہے، پھر وہ کنٹریز کیوں شامل نہیں کیے گئے؟ سوال یہ پیدا ہوتا۔ تو وہاں پر بھی ہندوز ہیں، وہاں پر بھی کرسچنس ہیں، وہاں پر بھی سب مذہب کے لوگ ہیں۔ تو اس سے سراسر ظاہر ہے کہ حکومت کی نیت میں کھوٹ ہے، اس میں بالکل دو رائے نہیں ہو سکتی۔ برابر یہ تعصب کی بنیاد پہ بنایا جا رہا ہے اور اس کے نتائج بھی صحیح نہیں۔ ایون جو ہے نا، جیسے آسام وغیرہ اسٹیٹس میں جو ہندوز ہیں وہ لوگ بھی احتجاج کر رہے ہیں کہ بھئی جب لا کے آپ دوسروں کو بسائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ بالکل سراسر ناانصاف ہے اور کوئی اس کا جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں اس قانون کا۔ بتائیے آپ دیکھیں کہ کس طرح کے متعصبانہ فیصلے یہ کیے جا رہے ہیں، اور عدالتوں کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے متعصبانہ فیصلے کو اسی طرح منہ پہ پھینک کے مارے کہ تم نے اس طرح کے فیصلے کیوں کیے ہیں، اس طرح کے قانون کیوں بنائے ہیں۔ اگر آج حکومت کا مطلب یا حکمرانی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم مذہب کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ امتیاز برتو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جس طرح کے بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، اس پر سپریم کورٹ نے ایک نہیں کئی مرتبہ کہا ہے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، اس کے باوجود بھی بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں۔ بالکل جو ہے نا، کوئی جو ہے نا انہیں اہمیت ہی نہیں ہے قانون کی، جو ججمنٹس آ رہے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، برابر بلڈوزر چل رہے ہیں، اس پہ کوئی پابندی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو قانون کا ڈر رہا کہاں سے ہے؟ ریاض صاحب یہ بتائیے جانا، پھر قانون بنتا کس لیے؟ بتائیے آپ جانا، برابر جو ہے نا چل رہے ہیں کارروائیاں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے اس پہ۔ تو مطلب یہ کہ ایسا دکھ رہا ہے کہ عدلیہ بے بس نظر آ رہا ہے جانا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک سپریم کورٹ کا فیصلوں کا سوال ہے، آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے کئی فیصلوں پر اعتراض کیے گئے، لیکن چیف جسٹس چندرچوڑ نے جس انداز میں مدارس کے تعلق سے فیصلہ دیا ہے وہ ایک تاریخی فیصلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتر پردیش کی حکومت کے چہرے پر ایک زوردار تمانچہ ہے۔ اس لیے تماشا کہہ رہا ہوں کہ اتر پردیش کی حکومت پر بار بار یہ الزام عائد کیا جاتا رہا ہے کہ وہ مذہبی بنیاد پر مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے، اور سپریم کورٹ اس طرح کا فیصلہ دیتی ہے تو پھر اس کے لیے یوگی آدتیہ ناتھ حکومت کے لیے بہت بڑی شرم کی بات ہے، بہت بڑی مایوسی کی بات ہے، اور اس کے لیے نا امیدی کی بات ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ ایک فیصلہ دیتی ہے اور اس طرح کے قانون کو مدرسہ بورڈ جو ایکٹ ہے 2000 کا، اسے کالعدم قرار دیتی ہے اور اسے غیر دستوری قرار دیتی ہے۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ عدالت عظمیٰ ہے، ہندوستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، وہ الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو رد کر دیتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الہ آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا وہ کسی کے دباؤ کے نتیجے میں بھی آیا ہوگا۔ یہ اس کی تاریخ ہے ریاض صاحب، الہ آباد ہائی کورٹ کی کئی متنازعہ جو ہے نا فیصلے دی ہے یہ الہ آباد ہائی کورٹ، یہ تاریخ ہے ان کی، کئی قسم کے فیصلے، ایون جو بابری مسجد کا مقدمہ چلا ہے اس سے ہٹ کے کئی ایسے کیسز ہے، ہمیشہ سے متنازعہ رہا ہے یہ الہ آباد ہائی کورٹ، اور یہ اینٹی مسلم فیصلے دیتا ہے، یہ تاریخ گواہ ہے اس کی جانا۔ اور دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ بابری مسجد ملکیت کا جو مقدمہ کا فیصلہ آیا تھا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آستھا کی بنیاد پر فیصلہ کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شرم کی بات ہے کہ قانون آستھا کو نہیں دیکھتا، قانون دلائل کو دیکھتا ہے۔ بالکل آستھا کی بنیاد پہ، مذہب عقیدت کی بنیاد پہ فیصلہ دیا گیا کھلم کھلا، پھر بعد میں وہ چیف جسٹس کو جو ہے نا اس کا ریوارڈ بھی دیا گیا ان کو۔ اب میرا عقیدہ، مثال کے طور پر میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہندوستان کے جو غدار ہیں، ہندوستان میں جو فرقہ پرستی پھیلا رہے ہیں، ہندوستان میں جو ہندو مسلم کر رہے ہیں، ان کو غدار قرار دیتے ہوئے، انہیں باغی قرار دیتے ہوئے سزائے موت دینا چاہیے۔ کیا تو عدالت میرے آستھا کا خیال رکھے گی؟ بالکل نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بالکل جب بات آتی ہے تو آستھا کی تو یہ خراموش کر دیتے ہیں سارے مذاہب کے لوگوں کو، اور جو دل میں ہے وہ فیصلہ دیتے ہو، کہتے ہیں کہ آستھا کی بنیاد پہ
फैसला हुआ। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक रियासत तेलंगाना के जो इंतखाबी घर घर सर्वे का सवाल है, जामे सर्वे है, समाजी और सियासी और आप देखेंगे इक़्तिसादी सर्वे है, और आपको बता दूं कि जहाँ तक NRC का सवाल है, CAA का सवाल है, अगर आप सर्वे में शामिल होते हैं और अपनी तमाम तफसीलात जमा कराते हैं, यहाँ तक जब ज़ात पात का खाना आएगा उसमें BC में अगर अपना नाम शामिल कराते हैं, इवन BC में भी नाम आपका शामिल करवा सकते हैं अगर आप इंतहाई गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो फिर समझिए कि आपके लिए एक एविडेंस बन जाएगा, यानी कानूनी और जायज़ एविडेंस गवाह या शहादत बन जाएगी कि आप इस मुल्क के बाशिंदे हैं, और साथ ही आपको BC सर्टिफिकेट लेने की जो ज़रूरत पड़ती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, मैं समझता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपका नाम आ गया ऑलरेडी, डॉक्यूमेंटेड हो गया जो है ना BC, तो आपको अलहदा सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। तो ये कह सकते हैं यू हैव टू चेक इन दैट लिस्ट, सिस्टम में आ गया तो वहाँ पे खत्म हो गया आप जो है ना, वरना सिर्फ 500 रुपए दीजिए तो इतनी मुश्किलात थी, अगर हासिल करना हो तो आपको रिश्वत देनी पड़ती है, लाइन में कई दिन होते हैं उसके लिए, आप उससे बच जाएंगे अगर इसमें नाम आ जाता है आपका जाना। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम चलते हैं और इस उम्मीद से चलते हैं कि आप ये जो BC सर्वे चल रहा है, यानी ज़ात पात पर मबनी जो मरदमशुमारी हो रही है, उसमें ज़रूर हिस्सा लेंगे, और अपने अरकान ख़ानदान का ही नहीं बल्कि जो बैरून मुल्क में मुकीम अरकान ख़ानदान है, 2 सहबाब हैं, उनको भी इस सर्वे में हिस्सा लेने की तरगीब देंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको हम लिए चलते हैं हैदराबाद से की एक और ख़बर की जानिब, और उस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दूँ कि जिस्मानी आदात से है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि एक 32 साल शख्स है जिसका नाम है पवन कुमार। पवन कुमार एक 2 पहियों वाली गाड़ी यानी 2 व्हीलर पर जाता है और एक DCM से वो टकराता है, एक्सीडेंट हो जाता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि डॉक्टर्स इस खदशे के तहत उसका हाथ कोहनी से अलग कर देते हैं कि आपका हाथ हादसे में इस कदर जख्मी हो गया है कि जहर सारे जिस्म में फैल सकता है। बहरहाल उसका हाथ अलहदा कर दिया जाता है, लेकिन आपको बता दूं कि हैदराबाद अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने गैर मामूली कारनामा अंजाम दिया, और ये कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश और रियासत तेलंगाना में ये पहला केस है जो इस तरह का ऑपरेशन किया गया है, जो हाथ जुदा कर दिया गया था, जिस्म से अलहदा कर दिया गया था, उसे फिर दोबारा जिस्म से जोड़ दिया गया है। और इसमें कहा जाता है कि डॉक्टरों ने माइक्रोवैस्कुलर रिप्लांटेशन एक तरीक़ेकार होता है, तिब्बी तरीक़ा है, वो अपनाया, जिसके नतीजे में इस नौजवान के हाथ यानी जो बाजू है वो दोबारा लग गया है जिस्म से। जी हाँ, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ये, अगर देखा जाए तो साइंस की जो है ना तारीख में बहुत बड़ा इन्हें अचीवमेंट है, इतना बड़ा काम किए लोग, और वाकई जो है ना काबिल तारीफ है डॉक्टर्स और सर्जन जो उसने कारनामा अंजाम दिया और रिकॉर्ड बनाया है जो है ना। और सिद्दीक साहब बता दूं कि तकरीबन 8 घंटे तक का ऑपरेशन जारी रहा, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रगों का मिलना, फिर आपने देखा काफी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये हैदराबाद की बात रही है। वैसे भी हैदराबाद को मेडिकल हब कहा जाता है, और वैसे भी हैदराबाद को ग्रीन एंड क्लीन सिटी कहा जाता है। हैदराबाद कई लिहाज से आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल है, खासतौर पर गंगा जमुनी तहजीब के लिए मिसाल है, और इसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक फ़िरका परस्तों की नज़रें हैं, हैदराबाद को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गहराई से वो देखते हैं और उस पर नज़र रखे हुए हैं। एक मरतबा तो ऐसा भी हुआ था, 1960s की बात कर रहा हूँ, एक हिंदू महासभा का लीडर हैदराबाद जब पहुँचा तो उसने कहा कि मैं किधर आ गया, क्या मैं इस्तांबुल आ गया हूँ, जहाँ पर हर तरफ मीनारें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो याद रखिए, जहाँ मीनारें होती हैं, मीनारों की बरकत ये होती है कि वहाँ से अजानें बुलंद होती है, और अजानों के नतीजे में माहौल साफ सुथरा रहता है और बाबरकत रहता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये हैदराबाद की खुसूसियत है। और ये हमेशा फिरका परस्त दरिंदों की नजर रहती है इसमें हैदराबाद पे कि किस तरह अमन बिगाड़ा जाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं रिसेंटली जो हालात हो रहे हैं, तो जानबूझ के जो है ना प्री मेडिटेट ये हरकतें हो रही हैं ताकि हुकूमत को बदनाम करें। अरे आप देखिए, उत्तर प्रदेश से एक आता है, एक शख्स आता है, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ऐसा महसूस होता है, वो एक शमशाबाद के हनुमान मंदिर में जाता है, मूर्तियों को नुकसान पहुंचाता है, और फिर आप देखेंगे कि जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है वो बन मनाती है। अरे मेरे भाई, क्या बन मनाती हैं? पहले उसकी मदद करो, हो सकता है बेचारा भूखा था होगा, गरीब था होगा, क्योंकि इंसान जब इंसान के पेट में खाना नहीं होता, वो भूखा होता है, सलाहियत जो होती है सोचने समझाने की उसमें खत्म हो जाती है, और उसी वजह से वो इस तरह के काम करने लगता है। तो पहले तुम गुर्बत खत्म करो। अगर कोई, आप देखेंगे वो तो राजपूत नजर आता है मुझे, और आपको ये भी बता दूं कि अगर कोई दलित भी ऐसा काम करता है तो अपने सीने से लगाओ। तुम अगर दलित को सीने से लगाने की बात आती है तो तुम ऐसे भागते हो जैसे कोई बला तुम्हें पकड़ लेगी। जितने शर्म आनी चाहिए। रियाज साहब, ज़हनी तवाज़ुन जिसका ठीक नहीं है वो लोग कर रहे हैं, हेल्दी आदमी नहीं करता है, इसे याद रखिए। तो ये बराबर ये केसेस उन्हीं के हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है वो मूर्तियों को नुकसान पहुंचा रहा है, मंदिरों को नुकसान पहुंचा रहा है, और जो उसके खिलाफ एहतिजाज कर रहे हैं वो भी उनका भी ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। उनको भी मालूम होना चाहिए कि केस किसका है, कौन कर रहे हैं। बस अचानक वावेला मचा के धूम धड़ाका कर रहे हैं लोग, डिस्टर्ब कर रहे हैं यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को,
तो इससे अंदाजा लगाइए ये लोग भी, उनका भी ज़हनी तौज़ुन ठीक नहीं है इसका नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, कोई इस बिल्कुल, तरह की हरकत करता है तो उसके साथ ये नहीं देखना चाहिए कि किस पार्टी का से ताल्लुक रखता है, वो किस लीडर के करीब है, या उसका लीडर किस ओहदे पर फायज है। जी, अब तक के देखा गया है पुलिस गैर जानिबदार है ऐसे केसेस में, और बराबर जो है ना रीजनिंग पे पहुंच के सही आदमी को जो है ना जो सजा है बराबर वो दे रही, पकड़ रही है। पुलिस का कोई इसमें जो है ना जानिबदार रोल नहीं है, इसमें जो है गैर जानिबदार ना काम करिए पुलिस। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक ड्राइविंग का सवाल है, आप देखिए ठीक है, ये तो फ़िरका परस्त दरिंदे हैं जो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए कि आप ये जो ज़िंदगी होती है बहुत कीमती होती है, और अल्लाह ताला ने आपको जो ज़िंदगी अता की है वो बहुत काम की है। आपको एक मकसद के तहत पैदा किया गया है, और वो मकसद क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मकसद हमें बताया है। तो कहने का मतलब ये है कि इंसानियत की भलाई के लिए काम करना चाहिए और अपने आप को दोज़ख से बचाना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे जो नौजवान हैं वो अगर गाड़ी मिल जाती है तो ऐसा समझते हैं कि बड़े तीसमार खान हो गए हैं और उनसे ये आगे कोई नहीं है, बल्कि वो इस कदर तेज़ी से जाते हैं, इस कदर गफलत से गाड़ियाँ चलाते हैं कि जब टकराते हैं तो फिर ज़िंदगी से महरूम हो जाते हैं। और उनके माँ बाप का क्या हाल होता है उन बेवकूफ़ों को पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से महरूम हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हैदराबाद सिटी पुलिस ने वाज़े कर दिया है कि अगर कोई बिना हेलमेट पकड़ा जाएगा या कैमरे में आ जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आपको ये भी बता दूं कि पिछले 10 माह के दौरान जो आप सिग्नल जंपिंग के जो वाक़यात है तकरीबन 2,66,509 वाक़यात पेश आए हैं। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि जहाँ तक ये बिना हेलमेट के गाड़ियाँ चलाने का सवाल है, तकरीबन 6,000 जुर्माने आयद किए गए हैं। बिल्कुल रियाज साहब, ये जो पुलिस जो एक्शन ली है ना, इस बेस पे ली के रिसेंटली एक या हफ्ते 10 दिन के अंदर कितनी अमवात हुई हैं, इसलिए पुलिस स्पेशल ड्राइव चला रही है। क्योंकि हो रहा है रोड पे जाना, एक तो समय बढ़ के हेलमेट तो छोड़ ही दीजिए आप, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, रॉन्ग साइड से भी अमवात हो रही है, खतरनाक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। हालांकि आप देखा जाए सिटी में ज्यादा स्पीड नहीं होती है, मगर ये जो ट्रैफिक वायलेशन है उसकी तरफ से जो है ना इस किस्म के अमवात हो रहे हैं। लेकिन आपको हेलमेट पहनना चाहिए, देखिए मॉडरेट एतदाल पसंद है, यू शुड बी मॉडरेट। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मियाना रवैया इख्तियार करो। आप बहुत स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तो लाजिम एक्सीडेंट होगा। बिल्कुल रेकलेस ड्राइविंग है, और दूसरा स्टंट्स कर रहे हैं रोड पे, इस किस्म की हरकतों को फौरन काबू करके रोकना चाहिए। बिल्कुल उनका लाइसेंस सस्पेंड कर देना चाहिए। लाइसेंस तो मैं समझता हूँ कि वो नौबत आने ही नहीं देना चाहिए, बल्कि माँ बाप जो है उन्हें रोकना चाहिए। बिल्कुल जो है ना, उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे टू व्हीलर तो दूर की बात है, ऑटो के स्टंट्स भी चल रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक ट्रैफिक सिग्नल जंपिंग के वाक़यात है, तकरीबन मैंने आपको बताया है कि पिछले 10 माह में 2,66,509 ऐसे वाक़यात पेश आए हैं। जबकि आपको बताने का है मकसद ये है कि एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस पी विश्वा प्रसाद ने कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये आदाद व शुमार पेश किए हैं। और आपको ये बता दूँ कि 2023 में सिर्फ हैदराबाद में 2,312 सड़क हादसा पेश आए, जिसमें 280 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए, 2,090 अफराद ज़ख्मी हुए। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि जब आपके बच्चे कॉलेज को जाते हैं या यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं या फिर सौदा वगैरह लाने के लिए जाते हैं, गाड़ी अगर ले जाएं तो उनसे कहिए खुदारा बहुत ही एहतियात से चलाइए, क्योंकि ज़िंदगी एक मरतबा मिलती है, उसके बाद ज़िंदगी नहीं मिलती। और ज़िंदगी का एक मकसद होता है कि इंसानियत को यानी भटकी हुई इंसानियत को राह रास्त पर लाने, अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं, अपने भाई बहनों की और अपने माशरे की खिदमत करना, ये तुम्हारा मकसद हयात हो सकता है। पेरेंट्स का काम है पूरी तरीके से गाइड करें, उनको सही हिदायत दें, और गाड़ी तो हवाले नहीं करें जब तक कि लाइसेंस ना हो। हाँ, इमरजेंसी में आप दे सकते हैं, लेकिन बहुत ही पाबंदी से एहतियात से चलाने के लिए आप कहें। पेरेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों को। बिल्कुल आपने ठीक है। सिद्दीक साहब, चलिए आप चलते हैं बॉलीवुड। आप देखेंगे कि वहाँ पर सलमान खान को धमकियाँ दी जा रही हैं, तो दूसरी तरफ शाहरुख खान भी अब इस तरह की धमकियों की लिपेट में आ रहे हैं। हालांकि शाहरुख खान इस कदर मफाद परस्त हैं और इतने इस कदर मतलब परस्त हैं कि उन्होंने बाबा सिद्दीकी का जब गोली मारी गई थी, सलमान खान पहुँच जाते हैं, लेकिन शाहरुख खान खामोशी इख्तियार करते हैं। बहरहाल 60 साल के होने आ रहे हैं शाहरुख खान, और आपको बता दूं कि उनकी 59वीं जो सालगिरह थी वो हो चुकी है। अब 60वें साल में वो दाखिल हो गए हैं, और उसके बावजूद उन्हें अब धमकियां मिलनी शुरू हो गई है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि धमकियां देने वाले ऐसे नौजवान हैं जो भोले भाले हैं, कोई तरकारी फरोश है तो कोई ऐसा लगता है कि कोई ऐसे मामूली कारोबार करने वाले हैं। और हद तो यह है कि अब झारखंड से एक शख्स ने शाहरुख खान को धमकी दी और 50 लाख रुपए मांगे, तो अब उसकी बेवकूफ़ी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और उसका नाम है मोहम्मद फैयाज खान। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह के लोग ये धमकियां दे रहे हैं और मशहूर होने के लिए दे रहे हैं, लेकिन बुरी तरह कानून के शिकंजे में आ रहे हैं। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि इस तरह के जो वाक़यात है, धमकियाँ दी जाती हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन फ़िरक़ा परस्त दरिंदे जो मुसलमानों को धमकियाँ दे रहे हैं उनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाता? खुलेआम फिरते हैं, उनके ऊपर कोई बास पुर्स नहीं है।
اور یہ سمجھتا ہوں یہ جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں ایک ٹرینڈ چل چکا ہے. میں ایک جھوٹی شہرت حاصل کرنے کے لیے ایک سپر اسٹار کو ایک دھمکی ہمیں جو ہے نا لیٹر بھیج دیے, ایک نیوز بھیج دیجیے, کال کر لیجیے. تو میرے خیال سے اس کے پیچھے انہیں سوائے بشنوئی کے اور کوئی پیسوں کا نہیں ہے اس میں ٹرینڈ, خالی ہے کہ تھوڑا مشہور ہونے کے لیے چلو نیوز میں تو ہمارا نام آ جائے گا. تو میرے خیال سے یہ اس قسم کا ٹرینڈ چل رہا ہے, ایک کے بعد ایک دھمکیاں دیتے جائیں تاکہ ہمارا بھی نام جو ہے نا میڈیا میں آ جائے. میرے خیال سے یہ چل رہا ہے یہاں پہ. جی جی. بہرحال ناظرین, ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو توجہ دلاتے ہیں, اور اس خبر کا تعلق اسرائیل اور فلسطینی جنگ سے ہے. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ہم اسرائیل کی درندگی کا آپ سے ذکر نہیں کریں گے تو یہ ہم ناانصافی کر رہے ہیں, لیکن ہم کبھی اس طرح کی ناانصافی نہیں کریں گے انشاءاللہ, اور ہمیشہ اپنے فلسطینی بھائیوں کا, اپنے فلسطینی بچوں کا ضرور خیال رکھیں گے جو مسلسل شہید ہو رہے ہیں اور جامِ شہادت نوش کر رہے ہیں, اور باہر گئے رب العزت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے سارے انسانیت کو پیغام دے رہے ہیں کہ اٹھو, ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ, بربریت کے خلاف آواز اٹھاؤ, درندگی کے خلاف آواز اٹھاؤ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل مسلسل درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے. اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جو تازہ واقعات پیش آئے ہیں وہ تقریباً 110 جو لڑاکا طیارے ہیں وہاں یعنی لبنان میں اور غزہ میں حملے کیے گئے ہیں ان طیاروں کے ذریعے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ صرف اس غزہ میں تازہ واقعات میں 40 کے قریب فلسطینیوں نے جامِ شہادت نوش کیا ہے, اور لبنان کا بھی یہی حال ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ 27 لبنانی شہری شہید ہوئے ہیں. یا لبنان کا بھی وہی حشر یہ لوگ بنانے جا رہے ہیں جو غزہ کا تھا. یہ لوگ نہیں چاہتے کہ جو ہے نا کہ یہ شہر خوبصورت باقی رہ جائے. لبنان بھی بڑا خوبصورت اچھا شہر ہے, اس کو بھی کھنڈیر بنانا چاہتے ہیں لوگ. تو ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, درندگی جاری ہے برابر, نہ امریکہ تو روکنے والا ہے, نہ کوئی یورپین یونین, کوئی آگے بڑھ کے روکنے والا نہیں ہے. ابھی تو فی الحال واہ واہ جو ہے نا جشن منانے میں ٹرمپ کے سب بزی ہیں, اور فی الحال ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ جو ہے نا اس کو روکے یا بولے اس کو جو ہے نا یہودی کو. بالکل آپ نے صحیح کہا. بہرحال ناظرین, اسی اچھی بات کے ساتھ, اسی صحیح بات کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی محمد صدیق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.